क्या ब्राह्मण नए अनटचेबल्स हैं? द्रौपदी मुर्मू जी की घटना कैसे ब्राह्मणों से घृणा दिखाती है? ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है। कौन दे रहा है नरसंहार के कॉल? Sub DMK functionaries accused of seeking genocide of Brahmins citing Dravidian ideology, Periyar. क्या है सो कॉल्ड ऊंची और नीची जाति के मध्य का ये इशू? कैसे इसके तार कॉलोनियल समय तक जाते हैं? किस प्रकार दलित समाज पर जो घटनाएं कम हो रही हैं वो ब्राह्मणों पर बढ़ रही हैं? और क्या ये छोटी घटनाएं एक बड़ी घटना का रूप लेकर भारत के भविष्य को नष्ट कर सकती हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25 जून 2023 एक चित्र दिखाकर भारत की जातीय व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया गया। दिखाया गया कि भारतीय राष्ट्रपति को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह तक नहीं घुसने दिया गया, जबकि भारतीय रेल मंत्री को यह सौभाग्य दिया गया। ऐसा करने के पीछे का अभिप्राय यह दिखाना था कि अश्विनी वैष्णव जो कि एक ब्राह्मण हैं उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन एक प्रेसिडेंट जो कि एक दलित हैं उन्हें रोक लिया गया। आरजेडी, दिलीप मंडल, स्वामी प्रसाद मौर्य सभी ने इसे दलित घृणा बताया। द क्विंट के अनुसार सोशल मीडिया पर ऐसा बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को मंदिर की मूर्तियों से दूर रखा गया, जबकि द क्विंट की एक सीरीज वेबकूफ आती है जिसमें वो सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रांतियों का फैक्ट चेक करते हैं। इसका कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया। तो इस पूरे इंसिडेंट का तथ्य क्या है? तो इसे थोड़ा संयम से समझने की आवश्यकता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और उसका आह्वान होता है। जब आह्वान होता है तो आधे घंटे के लिए विंडो खुलती है, जब वुडन प्लैंक को मूर्तियों के आगे से हटा दिया जाता है और उस आधे घंटे में जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के समक्ष जाकर दर्शन करते हैं बस वही अलाउड है। राष्ट्रपति जब वहां पर पहुंची तब आह्वान नहीं हो रहा था, किंतु फिर भी राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या आप गर्भगृह में मूर्ति के समक्ष जाना चाहेंगी? राष्ट्रपति ने मना कर दिया और कहा जो नियम है वो नियम है। लेकिन फिर भी इस पूरे नॉन इश्यू को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कास्ट कार्ड खेलने का प्रयास किया गया। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जब राष्ट्रपति इलेक्शंस के लिए सुझाया गया था तब वो भगवान शिव के मंदिर गई थी और नंदी महाराज के कानों में अपनी विश भी कही थी। तब तो उन्हें मूर्तियों को छूने से नहीं रोका गया। इनसे पहले राष्ट्रपति कोविंद थे, वो भी दलित समाज से ही आते थे और उनके समय में भी इसी प्रकार का डिवाइड करने की जो पॉलिसी थी वो खेली गई थी। वो पुष्कर गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया कि राष्ट्रपति कोविंद को सीढ़ियों पर बिठाकर पूजा कराई गई। लोगों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया, पर सच्चाई यह थी कि राष्ट्रपति कोविंद ने स्वयं सुझाव दिया था कि यहाँ से पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास अंदर जाने के लिए समय नहीं था। उनकी फ्लाइट मुंबई के लिए थी जो उन्हें कैच करनी थी। इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के समय हुई, जब कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। और इसी पार्लियामेंट का भूमि पूजन तब हुआ था जब राष्ट्रपति कोविंद थे। भूमि पूजन के समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था और उसके लिए भी जाति को, मनुस्मृति को उत्तरदायी ठहराया गया था। समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपसफल हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जबकि इस पूरी घटना का सत्य यह था कि यदि राष्ट्रपति किसी इवेंट में इनवाइटेड होता है तो उसके सामने कोई दूसरा चीफ गेस्ट नहीं हो सकता, और यदि मोदी जी को भूमि पूजन या इनॉग्रेशन करना है तो वो राष्ट्रपति के सामने नहीं कर सकते। ये सब राजनीति है और उसमें आपकी सरकार ने क्या कार्य किया उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से की जाती है। जो प्रधानमंत्री रेल का उद्घाटन स्वयं करते हैं वो संसद का उद्घाटन करने का मौका क्यों ही छोड़ेंगे? और ये मौका मोदी जी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह हो। मीडिया के एक धड़े द्वारा वो दलित जो हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं उसे पसंद नहीं किया जाता और इन राष्ट्रपतियों के चुने जाने के समय भी इन्होंने इसी प्रकार के प्रश्न उठाए। पर इस प्रकार के फेक नैरेटिव जिसमें दोष ब्राह्मणों पर दिया जा सके उन्हें चलाने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भारत में कुछ भी हो जाए उसका ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़े जाने की एक प्रथा चल चुकी है, फिर चाहे वो हाथरस की घटना हो जिसमें आयशा के छात्रों ने कुछ ऐसे नारे लगाए। प्रोटेस्ट रेसलर्स का था पर स्लोगन एंटी ब्राह्मण थे। जेएनयू की दीवारें हों या सीएए का प्रोटेस्ट,
सभी जगह कुछ इसी प्रकार के पोस्टर देखने को मिले। इन सभी विषयों में जातीय एंगल नहीं था, पर फिर भी इनमें ब्राह्मण दलित एंगल डाल दिया गया। परंतु क्या भारत में दलितों के साथ सब कुछ ठीक है, या दूसरी ओर क्या भारत में ब्राह्मणों के साथ भी सब कुछ ठीक है? तो अगले अध्याय में देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो फेक था, पॉलिटिक्स थी और नैरेटिव वॉर का हिस्सा था। परंतु क्या दलित समुदाय के आम व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती है? पिछले कुछ वर्षों के उदाहरण देखते हैं। 2020 में कर्नाटक के विजयपुरा में एक दलित लड़के को पीटा गया क्योंकि उसने एक सो कॉल्ड ऊंची जाति के व्यक्ति की कार को हाथ लगा दिया था। मध्य प्रदेश में एक दलित लड़के को पीट कर मार डाला क्योंकि उसने एक दूसरी जाति के व्यक्ति को भोजन को छू लिया। कर्नाटक के कोलार में दलित बच्चे के परिवार को 60,000 रुपए का फाइन भरना पड़ा क्योंकि उसने भगवान की मूर्ति को छू लिया। यूपी के गोंडा में दिसंबर 2022 में एक दलित लड़के को पीटा गया क्योंकि उसने किसी व्यक्ति के खाने की प्लेट को हाथ लगा दिया था। और ये रीसेंट घटना, एक दलित लड़के का अंग भंग कर दिया गया क्योंकि उसके भतीजे ने क्रिकेट बॉल छू ली। परंतु ये घटनाएं केवल छूने की नहीं है। जून 2021 में यूपी के अलीगढ़ के नूरपुर में एक दलित घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहा था। बारात मस्जिद के सामने से निकली और समुदाय विशेष ने आक्रमण कर दिया। बात इस हद तक पहुंच गई कि दलितों के घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है, इस टाइप के बोर्ड लग गए। इंदौर में अप्रैल 2023 में एक दलित बीएसएफ जवान की बारात पर आक्रमण कर दिया गया घोड़ी पर बैठने के कारण। इसी महीने मध्य प्रदेश में एक और बारात पुलिस प्रोटेक्शन में निकली क्योंकि दलित समुदाय का व्यक्ति घोड़े पर बैठा था। घोड़े के अलावा मूछें भी ऐसे उपद्रव का कारण बनती हैं। यूपी में एक दलित लड़के ने मूछें रख ली तो बल प्रयोग से काटने पर विवश कर दिया गया। 2019 में गुजरात में एक दलित लड़के को पीटा गया मूछें रखने के कारण। यही कार्य अहमदाबाद में भी हुआ। तो किसी चीज को छूना, घोड़ी पर बारात निकालना या मूछें रखना, ये घटनाएं ऐसी चीजों पर होती हैं जिन पर कुछ विशेष जातियां अपना अधिकार मानती हैं और ये स्थिति शर्मनाक है। क्या ये घटनाएं केवल कुछ उदाहरण हैं या वाइड स्प्रेड हैं धरातल के ऊपर, तो वो आगे देखेंगे। परंतु कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिलते हैं जहां राजपूत समाज के लोगों ने दलित समाज के लड़के को स्वयं घोड़े पर बिठाया है। परंतु इन घटनाओं से एक सोच या नैरेटिव बना लेना सही नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले भोपाल में एक ब्राह्मण लड़के को शेड्यूल्ड कास्ट के लड़कों ने पीटा था और यूरिन पीने पर मजबूर कर दिया था। लड़के ने आत्मदाह कर लिया था। मंदिर के महंत को पीट कर मार डाला गया था। तो अब ये घटनाएं दोनों तरफ से होने लगी हैं। हाँ, धरातल पर अभी भी ये घटनाएं दलित समाज के साथ अधिक हैं। परंतु दलित समाज एक दूसरा हथियार उठा रहा है, फेक SC/ST केसेस का। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा के अनुसार 2016 में लगभग 50,000 केसेस अंडर ट्रायल थे SC/ST एक्ट में, जिसमें से लगभग 4500 केसेस में फैसला सुना दिया गया था और 700 को केवल सजा हुई थी। 3800 को निर्दोष पाया गया था, यानी 85% केसेस फेक पाए गए थे। SC/ST एक्ट में फंसना एक युवा के जीवन को बर्बाद करने जैसा है और ऐसे अनेकों जीवन बर्बाद हो रहे हैं। परंतु एक बड़ा परिवर्तन भी है। 1947 से आज तक दलित समाज पर यह घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं, वहीं ब्राह्मणों पर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की रिसर्च के अनुसार 2020 में यूपी में SC/ST एक्ट में रजिस्टर्ड केसेस लगभग 12,000 थे और ब्राह्मणों द्वारा रजिस्टर्ड FIR 50,000 से अधिक थी। यदि ये रिपोर्ट रिमोटली भी सही है तो ये डेटा भयानक है। क्यों? चंद्रशेखर रावण नाम के एक एक्टिविस्ट को तो आपने सुना ही होगा, जो भीम आर्मी चलाता है। इसी पार्टी के वर्कर का एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है ब्राह्मण लड़कियों के साथ सामूहिक यौन शोषण की प्लानिंग के साथ, जो यहाँ आपको सुनवाया भी नहीं जा सकता है। JNU में ब्राह्मणों को समाप्त करने की ग्राफिटी लगी मिलती हैं। ऐसे अनेक इंसिडेंट हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं। पर क्यों बढ़ रहे हैं इंसिडेंट्स, ये समझने के लिए इतिहास को समझना पड़ेगा। दलित और सो कॉल्ड अपर कास्ट से जुड़ा हुआ क्या हुआ था इतिहास में, वो आगे देखते हैं। भारत में अनटचेबिलिटी जो सबसे अधिक किसी के साथ हुई है तो वो वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ हुई है। उन्हें आज भी घृणित शब्दों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े स्टार्स जैसे युवराज सिंह, सलमान खान या शिल्पा शेट्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग यूं ही कर देते हैं। अभी हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली बबीता जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया। कासो अपनी ब्लश की तरह लगा दिए बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। ये शब्द बोलचाल में इतने कॉमन कर दिए गए हैं कि किसी को इस बात की अनुभूति ही नहीं होती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये वर्तमान है। थोड़ा इतिहास में चलते हैं, कैसे शुरू हुई ये फॉल्ट लाइंस। अंग्रेजों ने 1871-72 में जनगणना यानी सेंसस किया। तगड़ी बात यह थी कि इस सेंसस में राजपूत और जाट समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया और ये स्टेटस 1901 तक रहा। ये दोनों समाज के लोग आज के समय में अपर कास्ट को डिनोट करते हैं। अब प्रश्न ये कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे वो अचानक से अपर कास्ट हो गए,
और यदि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब ही रहने दिया गया होता तो क्या ये जो समाज है इसके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही होती या ये समाज एट्रोसिटीज कर रहा होता। 1931 में सेंसस हुआ और सेंसस कमिश्नर J.H. हटन ने क्लैरिफाई किया कि कास्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है भारत में। जो लोग 10 वर्ष पहले अपने आप को राजपूत कहते थे आज वो लोग स्वयं को ब्राह्मण कहने लगे हैं। एक कास्ट के लोग अपने आप को एक प्रोविंस में ब्राह्मण कहते हैं और उसी कास्ट के लोग दूसरे प्रोविंस में अपने आप को राजपूत कह देते हैं। 1911 में सेंसस कमिश्नर थे E.A. गेट और उन्होंने लिखा कि भारत में कास्ट निरंतर बदलती रहती हैं, अर्थात एक व्यक्ति या एक सेक्ट ऑफ पीपल यदि आज किसी जाति का अंग है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति या वो ग्रुप ऑफ पीपल आज से 10 वर्षों बाद भी उसी जाति का अंग होगा। E.A. गेट ने आगे कहा कि जैसे घड़ी के घंटे वाली सुई निरंतर चलती रहती है पर वो चलती हुई दिखती नहीं है, वैसे ही भारत में जाति है। भारत में कास्ट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। एक कास्ट का सब कास्ट बनना या कोई दूसरी ही कास्ट बन जाना या किसी एक कास्ट का विलुप्त हो जाना ये सब कॉमन है और इसका प्राइम एग्जांपल है साउथ ऑफ इंडिया में पाई जाने वाली रेड्डी कास्ट। अंबेडकर ने अपनी लेखनी में लिखा कि भक्ति काल में किसी संत ने जाति उन्मूलन के अगेंस्ट काम ही नहीं किया और फिर अंबेडकर स्वयं से प्रश्न करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। क्या उस समय जाति के आधार पर भेदभाव उन्हें दिखता नहीं था या उन संतों को भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित करने के अलावा और कुछ सूझता नहीं था। पर यहाँ पर उपयुक्त प्रश्न ये है कि क्या सही में उस समय जातीय आधार पर भेदभाव वाइड स्प्रेड था। तो इसका उत्तर निकोलस डर्क्स के काम में मिलता है। निकोलस डर्क्स ने एक कोलोनाइजर कैटोग्राफर का पूरा कलेक्शन खंगाला और पाया कि इसने 1784 से 1821 के बीच साउथ ऑफ इंडिया में काम किया और पूरे कार्यकाल में कास्ट रिलेटेड बायस बहुत कम पाई। डर्क्स का ये बिल्कुल कहना नहीं है कि कास्ट्स को इन्वेंट करने वाले ब्रिटिशर्स थे, पर उसका कहना यह है कि ब्रिटिशर्स ने कास्ट को सिंगल टर्म बना दिया जो भारत के डाइवर्स सोशल आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है। जो सोसाइटी कास्ट फ्लूइड थी उस सोसाइटी को कास्ट स्ट्रिंजेंट, कास्ट रिजिड बना दिया। ब्रिटिश काल में ही अंबेडकर पर यातनाएं हुई और उन्होंने जाति उन्मूलन का कार्य किया। इसी कालखंड में सावरकर ने भी जाति उन्मूलन के बारे में बहुत कुछ लिखा और वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए पहली जो सभा बनी यानी वाल्मीकि सभा वो भी 1932 में बनी, यानी ब्रिटिश काल में ही बनी। ब्रिटिश काल में ही कई मंदिरों में एंट्री को लेकर विवाद हुआ और रिफॉर्म्स किए गए जिनमें से मीनाक्षी टेम्पल मदुरई या वाइकॉम सत्याग्रह मुख्य हैं। इतने सारे आंदोलन दलित उत्थान के लिए हुए, सभी ब्रिटिश काल में हुए। क्या ब्रिटिश काल से पहले इतने बड़े वर्ग की पीड़ा किसी को दिखाई ही नहीं देती थी? क्या ब्रिटिश काल से पहले आपने किसी इस प्रकार के आंदोलन या छोटी मोटी अपराइजिंग के बारे में भी सुना है? अंग्रेजों ने यह मिथ्य फैलाया कि यदि कास्ट सिस्टम हटा दिया जाता तो भारतीय समाज टूट जाता, स्पेसिफिकली हिंदू समाज टूट जाता, साथ में ब्रिटिश एम्पायर भी टूट जाता। परंतु सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि जातियों के कारण भारत और हिंदू कभी भी एक नहीं हो पाया और आज का भारत ऐसा बन गया जैसा दिखता है, जहां ब्राह्मण घृणा को बढ़ते हुए रोज देखा जा सकता है। पर इस घृणा का उद्गम कैसे हुआ और कैसे ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया, जानेंगे अगले अध्याय में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजों से पहले भी होता होगा, पर कितना? निकोलस डिक्स की पुस्तक कास्ट ऑफ माइंड का एग्जाम्पल हमने पिछले अध्याय में देखा था, जहां इसे निग्लेजिबल कहा गया था। भारत में कास्ट फ्लूइड हुआ करती थी ऑक्यूपेशन के आधार पर। मनुस्मृति जिसे बहुत डिफेम किया जाता है उसमें भी वर्ण व्यवस्था है कर्म के आधार पर, यानी कोई भी अपना वर्ण कर्म के आधार पर चेंज कर सकता है, यह स्पष्ट लिखा है। ब्रिटिशर्स ने कास्ट को रिजिड बनाया और यहीं से एक समाज की दूसरे समाज पर हेट शुरू हुई। दलित समाज ने जो झेला वो स्पष्ट दिखता है और वो शर्मनाक भी है, पर 1947 के समय से अब चीजें कंपेयर करें तो घटनाएं बहुत कम हो चुकी हैं, जिसमें कानून और संविधान का बड़ा हाथ है। आज राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट एक दलित के द्वारा रखी गई और एक पुजारी के रूप में भी एक दलित को आगे लाने की बातें हैं, परंतु ब्राह्मणों के साथ ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये भारत के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स हैं। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद सेम डे
50 ब्राह्मणों को मार दिया गया था और आने वाले कई दिनों तक ये चलता रहा था। मरने वालों की संख्या कई जगह सैकड़ों और कई जगह हजारों बताई जाती है। 1000 से अधिक घर जला दिए गए थे। जब ये सब चल रहा था तो भारत की प्रेस को चुप कर दिया गया था, इसलिए ऑफिशियल और रिपोर्टेड आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार 1960 के दशक में तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट आने के बाद ब्राह्मण घृणा देखने को मिलती है। इन सब का उद्गम भी अंग्रेजों के कालखंड में ले जाता है। विलियम कैरी, जिसे फादर ऑफ इंडियन प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, उसके अंडर मिशनरीज ने 19th सेंचुरी के शुरू में एक ब्राउशर छापा जहां ब्राह्मणों को मीन, डिसेप्टेबल कहा गया और इसकी कॉपी लोगों में बंटवाई गई और यह घृणा धीरे धीरे पेरियार जैसे लोगों के समय तक जेनोसाइडल हो चुकी थी। पेरियार की ये 20 सेकंड की तमिल स्पीच इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सुनिए। एक्टर विजय तमिल सुपरस्टार पेरियार को सुनने और पढ़ने के लिए कहते हैं लोगों को। यहाँ से समझिए कि व्याधि कहां तक फैली हुई है। इन सब इंसिडेंट्स के बीच 1857 के इंसिडेंट्स आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी चीजों ने भी जन्म लिया, जिसमें ब्राह्मणों को विदेशी बताया गया। आज कुछ क्षेत्रों में मूल निवासी वर्सेस ब्राह्मण जैसे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं बकवास थ्योरीज के कारण चलते हैं, जिसे साइंस तक झुठला चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं की जा सकती हैं, परंतु यही सब ब्राह्मण घृणा का मूल था, जो आज इस रूप में पहुंच चुका है कि खुलेआम नरसंहार की कॉल्स दी जा रही हैं। कौन दे रहा है ये कॉल्स, वो आगे देखते हैं। आरजेडी के एक नेता ने कहा ब्राह्मण रूस से आए हैं और उन्हें वापस भेजेंगे, और इतना कहने के बाद भी मीडिया में कोई अपलोड नहीं हुआ। अब सोचिए ये बात दलित समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए कही जाती तो क्या क्या हो जाता। एक माँ ने अपने बेटे का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार की फोटो लगाई तो एक वकील इतना चिढ़ गया कि उसने कह दिया इस माँ बेटे के ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, और इसका साथ कई और लोगों ने दिया। डीएमके के एक लीडर ने ब्राह्मणों का समूल विनाश करने की बात कही और मामला कोर्ट में चला गया। वकील ने जज के सामने ब्राह्मण विनाश की बात बताई तो जज जोसेफ को हंसी आ गई और उन्होंने वकील को पेरियार को पढ़ने का आह्वान किया। पंजाब के एक सब इंस्पेक्टर को अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को गाली से अधिक कुछ और नहीं समझता। तमिल यूट्यूबर एक महिला से प्रश्न कर रहा था और जैसे ही उसे पता चला महिला ब्राह्मण है, उसने कास्टिस्ट स्लर्स और घटिया प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए। मणिपुर से दिल्ली आए छात्रों की एक एसोसिएशन है और उसके 2 स्टूडेंट्स ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए गालियों का प्रयोग किया। उन्हें भी अभी अरेस्ट किया गया है। डीएमके का स्पोक्स पर्सन खुलेआम कहता है पेरियर मॉडल अपनाओ और ब्राह्मणों का समूल विनाश कर दो। कन्नड़ा फिल्म पगारू बनती है और उसमें ब्राह्मण समाज के प्रति घृणा को बढ़ाया जाता है। उदित राज की संस्था ब्राह्मणों का कुछ इस प्रकार से चित्रण करती है और अर्नब गोस्वामी के बारे में भाई साहब के कुछ इस प्रकार के विचार हैं। ट्विटर का पुराना हेड जैक डॉर्सी भारत आता है और स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का पोस्टर उठा लेता है। बरखा दत्त साथ खड़ी होती है, मीडिया कहती है सिंबॉलिकल है, पर थोड़े समय बाद जो व्यक्ति पोस्टर देता है उसका बयान आ जाता है और वो कहता है कि पूर्णतः कास्ट पर आधारित था, कोई रिटोरिक नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सो कॉल्ड एक्टिविस्ट कहता है ब्राह्मणों के अगेंस्ट मोर्चा खोल दो और उनका समूल विनाश कर दो। एयर इंडिया में एक व्यक्ति ने को पैसेंजर पर यूरिन कर दिया और मीडिया ने उसका पूरा ब्लेम ब्राह्मणों पर लगा दिया। जिग्नेश मेवानी ने भीमा कोरेगांव के समय 2018 में मॉडर्न पेशवाज अर्थात ब्राह्मणों के अगेंस्ट खुले में उतरने के लिए, रोड पर उतरने के लिए आह्वान किया। देश का ब्राह्मण इतना बायस, इतनी घृणा डेली झेलता है, फिर भी मीडिया में उसके बारे में बात नहीं होती और इस घृणा को इंटेंसिफाई करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में ये देखिए। धर्म भ्रष्ट का गिरफ्तिया क्यों फोकट फोकट घोष देते हो पंडित? मेरी तो छाया भी आपसे इतनी दूर है, देख लो। और फिर काशीनाथ जी छाया पड़ने से तुम अशुद्ध कैसे हो सकते? अरे भगवान पर हर रोज हजारों पापियों की छाया पड़ती है, वो कुछ नहीं बोलते। क्षमा करना पंडित, तुम तो भगवान से भी 4 हाथ ऊंचे निकल पड़े। कुछ ऐसा चित्रण रहा है ब्राह्मण का फिल्मों में, और इन फिल्मों को देखने के बाद आज यदि सुरेश रैना अपनी ब्राह्मण आइडेंटिटी बता देता है तो बवाल कट जाता है। जाडेजा एक ट्वीट कर देता है जिसमें वो राजपूत बॉयज लिख देता है तो बवाल हो जाता है। अब आप एक बात बताइए कि एक समुदाय को समाप्त कर देने के इतने कॉल्स यदि मेन स्ट्रीम हो जाएं तो इन सब का अंत क्या हो सकता है? चलिए वो आगे देखते हैं।
किसी भी कम्युनिटी के बारे में देश के अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले लोगों द्वारा जेनोसाइडल कॉल्स देना आसान कार्य नहीं है। ये उन लोगों में उस घृणा का एक्सट्रीम रूप होता है। बुरी बात यह है कि यह घृणा एक झूठ पर बेस्ड है जिसका बीज अंग्रेजों ने बोया था। क्या असर होता है ऐसे झूठों का? अफ्रीका का एक देश है रवांडा, जहां तुत्सी और हुतूस नाम के दो समुदाय रहते थे। तुत्सी समुदाय को रेडियो रवांडा पर कॉकरोच कहा जाता था और नरसंहार की कॉल दी जाती थी। इन कॉल्स का असर अंत में 5 लाख से अधिक तुत्सी समुदाय की मृत्यु में दिखा। कुछ स्कॉलर्स के अनुसार हुतूस रवांडा में 500 BC से भी पहले आकर बस गए थे और तुत्सी लगभग 400 साल पहले इथियोपिया से आकर बसे थे। परंतु अधिक स्कॉलर्स मानते हैं कि तुत्सी और हुतूस रवांडा में सेम ही लोग थे, केवल राजा से दूर और पास रहने का डिफरेंस था। जहां राजा रहता था उस क्षेत्र के पास रहने वाला तुत्सी कहलाता था और वो अमीर होता था राजधानी के पास रहने के कारण। जो राजा से दूर रहता था वो किसान होता था, कम पैसे वाला होता था, उसे हुतू कहते थे। दोनों के कल्चर, बिलीफ और भाषा सेम थी, पर फिर कॉलोनाइजर्स आए। ये पूरा क्षेत्र बेल्जियम की कॉलोनी था और बेल्जियम ने हुतूस और तुत्सी को मजबूर किया अपने अपने एथनिक कार्ड्स कैरी करने के लिए। तुत्सी समाज को एजुकेशन का अधिकार दिया गया, सरकार में बड़े बड़े पद दिए गए। यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और अंत में तुत्सी समाज के नरसंहार के रूप में खत्म हुआ। भारत ऐसी स्थिति में तो नहीं है क्योंकि सरकार के अंत पर स्थिति स्पष्ट रहती है, परंतु जैसे रवांडा में दो समुदायों के मध्य फॉल्ट लाइंस कॉलोनियल पावर्स ने पैदा की थी, वैसे ही भारत में भी ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने अपर कास्ट लोअर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का वर्तमान रूप पैदा किया था। ये कॉन्फ्लिक्ट और जेनोसाइडल कॉल्स ब्राह्मणों पर बढ़ रहे हैं कुछ एजेंडाधारी लोगों के द्वारा। डर यह है कि कब ये कॉल्स कुछ लोगों से अनेक लोगों के बीच नॉर्मल हो जाएं। ये देश के लिए भयानक होगा। ब्राह्मणों ने बाकी समाज की तरह देश के लिए बहुत कुछ किया है। मिशनरीज के अनुसार भारत को क्राइस्ट के लिए जीतने में सबसे बड़ी अड़चन ब्राह्मण थे। ऐसे में ये कुछ लोग जो ब्रिटिश फॉल्ट लाइन्स के द्वारा पैदा किया गया भयानक खेल खेल रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? बहुत सरल उपाय है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रिंजेंट उपयोग करके। पर कोई करेगा नहीं क्योंकि इन कुछ लोगों पर कानून का प्रयोग समाज के ऊपर कानून का प्रयोग बना दिया जाएगा और समाज भारत में वोट बैंक होता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें बताएं कमेंट्स करके। शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यही एकमात्र मोटिवेशन है हमारा। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और UPI के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दूसरा दिख रहा वीडियो आफत लगने वाला है, अवश्य देखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।